नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की एक हैंडबुक के बारे में। दरअसल यह हैंडबुक उन सभी शब्दावलियों से संबंधित है जो कई बार महिलाओं का अपमान करते हैं। जो शब्द न्यायिक निर्णयों में या फिर जिरह के दौरान प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं शब्दों से संबंधित है। तो क्या कुछ खास बात है, इसके बारे में समझेंगे। उससे पहले यहाँ पर देख लें, संस्कृति आईएएस के कुछ कोर्सेज पर आप लोगों को 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये जो कोर्स हैं, जैसे लाइव कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, पेन ड्राइव कोर्स हैं, डीएलपी प्रोग्राम, इन सब पर आप लोगों को छूट दिया जा रहा है। यह छूट 18 अगस्त तक वैलिड है, अर्थात 18 अगस्त तक आप इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखना है, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों शामिल है। यूपी पीसीएस के लिए फाउंडेशन कोर्स जो शुरू किया गया है, उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएससी जो शुरू होने वाला है 4 सितंबर से, आप उस पर लाभ ले सकते हैं। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो डेडिकेटेड कोर्स है, उस पर भी छूट दिया जा रहा है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी की बढ़ती भूमिका को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी क्लासेस भी शुरू की गई हैं, उस कोर्स पर भी आप लाभ ले सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन बच्चों का इतिहास और भूगोल वैकल्पिक विषय है, वो भी लाभ ले सकते हैं। और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि ईएमआई की सुविधा आप लोगों को दी जा रही है, और इसके लिए इससे संबंधित अधिक जानकारी, अर्थात कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, क्या कुछ उसमें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी, 9555 124 124 पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। स्लट सेडक्ट्रेस आर सिंपली वुमेन ईव टीजिंग इज स्ट्रेट सेक्सुअल हरासमेंट, व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैंडबुक ऑन जेंडर स्टीरियोटाइप सेज। तो ये जो हैंडबुक जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें कुछ शब्दावलियां दी गई हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया। तो इससे संबंधित बातों को देख लेते हैं कि क्या कुछ खास बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो जेंडर स्टीरियो टाइप कॉम्पैक्ट हैंडबुक लॉन्च किया है, ये हैंडबुक किससे संबंधित है? तो नए शब्द इसमें जारी किए गए हैं, और जो पुराने शब्द जो महिलाओं को अपमानित महसूस होता था, या वो जब प्रोनाउंस होता था तो महिलाओं का अपमान होता था, उन सभी शब्दों को इसमें हटाया गया है और उसके जगह, उसके स्थान पर नए शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। शब्द क्या हैं, अर्थात ये जो शब्द हैं, ये इस्तेमाल कहाँ पर किए जाते थे? तो कोर्ट में जो दलीलें दी जाती थी वकील की तरफ से, वहाँ पर इस्तेमाल होता था। साथ ही साथ जो जज अपना निर्णय देते थे, उसमें भी इन शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसीलिए उन सभी शब्दावलियों को हटाने से संबंधित यह एक हैंडबुक जारी किया गया है। साथ ही यहाँ पर ध्यान ये रखने वाली बात है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो शब्दों को समझना और इस्तेमाल से बचना। जो नए शब्द हैं, दरअसल उन शब्दों को इस्तेमाल किया जाएगा, और शब्दों के इस्तेमाल के साथ साथ पुराने शब्द जो हैं उनको हटाया जा रहा है, ताकि महिलाओं को अपमानित ना महसूस करना पड़े उस दौरान, या किसी जेंडर विशेष को टारगेट ना किया जाए। इसमें कौन कौन सी बातें हैं, यहाँ पर देखें। हैंडबुक क्या है? तो 30 पेजों की यह पुस्तिका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी बात यह है कि इसका उद्देश्य ये है कि जो न्यायाधीश अपना निर्णय देते हैं, या वकील जो अपनी दलील में या जब जिरह करते हैं तो उन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, उन सभी में इनको सहायता मिलेगी, अर्थात उन शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे। यह जो रूढ़िवादी पहचान है किसी महिला को लेकर के या किसी शब्द को लेकर के, उस पहचान को ये दूर करने का काम करेगा। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसका जब लिटरल मीनिंग आप समझते हैं तो वो बहुत भद्दा होता है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, और महिलाओं के प्रति जो रूढ़िवादी सोच है उसको प्रदर्शित न करें ये शब्द, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। समझने और मुकाबला करने में इससे आसानी होगी। नियमित रूप से निर्णयों में इसका प्रयोग किया जाएगा, जो नए शब्द हैं। साथ ही साथ 2017 की बात करें तो उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि दिल्ली में सामूहिक बलात्कार हुआ था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट बलात्कार हेतु इस शब्द का प्रयोग किया था, और लगातार उन बलात्कारियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ऐसे जो शब्द हैं उनको रिप्लेस करने से संबंधित है। सवाल ये उठता है कि ये शब्द कौन कौन से हैं? तो शब्द जिनको बदला जाएगा, जैसे अफेयर, शादी से इतर रिश्ता, ठीक है। प्रोस्टिट्यूट, सेक्स वर्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अनवेड मदर या बिन ब्याही माँ, इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता था।
चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, तस्करी करके लाया गया बच्चा, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब इन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा बस्टर्ड अर्थात ऐसा बच्चा जिसके माता पिता ने शादी न की हो। साथ ही ईव टीजिंग एक शब्द है जिसका मतलब होता है स्ट्रीट सेक्सुअल हरासमेंट। प्रोवोकेटिव क्लोथिंग या भड़काऊ कपड़े, यहाँ पर क्लोथिंग या ड्रेस का इस्तेमाल, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और शब्द हैं जैसे गुड वाइफ, वाइफ के लिए कीप या रखैल, ऐसी महिला जिसका शादी के इतर किसी पुरुष के साथ संबंध हो इत्यादि। हाउस वाइफ अर्थात होम मेकर, इंडियन वीमन, वेस्टर्न वीमन, विमन शब्द का प्रयोग, ठीक है। ट्रांससेक्सुअल, ट्रांसजेंडर के लिए स्लट अर्थात महिला, सेक्स चेंज, सेक्स रीअसाइनमेंट या जेंडर की बात की जा रही है। साथ ही यहाँ पर ट्रांजिट, जेंडर ट्रांजिशन की बात की जा रही है। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनको बदला जाएगा और यहाँ आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि वो ऐसे शब्द हैं जिनको चेंज किया गया है या जिनको चेंज किया जाएगा इस हैंडबुक में, उससे संबंधित बातें बताई गई हैं। अब बात ये होती है कि इसी में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है छेड़छाड़, ईव टीजिंग की बात कही गई है। छेड़छाड़ का मतलब क्या है? तो महिलाओं को परेशान करना, सिंपली भाषा में आप ये कह सकते हैं। लेकिन जब इससे संबंधित अन्य बातों को समझेंगे कि परेशान करना या छेड़छाड़ कैसे संबंधित है, इसका माध्यम क्या है, तो माध्यम जैसे आपने किसी पर टिप्पणी किया हो, किसी महिला पर टिप्पणी किया हो या टिप्पणी करते हो, इशारों से आप कर सकते हैं या इशारों से कोई व्यक्ति कर रहा है, किसी महिला को परेशान कर रहा है। चुटकुलों के माध्यम से महिलाओं पर चुटकुले बनाए जाते हैं और उनको सुनाए जाते हैं, कई बार उन्हें परेशान करने के लिए। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि शारीरिक संपर्क के माध्यम से भी उन्हें परेशान करने की कोशिश की जाती है, छेड़छाड़ किया जाता है। ताने के माध्यम से कुछ ताना मारा जाता है कि महिलाएं ऐसी होती हैं या वैसी होती हैं, ठीक है। मजाक करने या परेशान करने, उत्तेजित करने, परेशान करने, शर्मिंदा करने के लिए महिलाओं को चंचल या दुर्भावनापूर्ण, इस तरह की जो भी गतिविधियां हैं इनके माध्यम से या शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान करने के सभी कृत्यों को कहा जा रहा है कि यह छेड़छाड़ में शामिल किया जाएगा। अब इससे संबंधित बात यह है कि छेड़छाड़ करना ठीक बात है, ये समझ में तो आ गया। ठीक बात कहने का मतलब ये नहीं कि ये ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि इसके बाद जब धारा आईपीसी की धारा 294 की बात की जा रही है तो यह एक जमानती अपराध है, अर्थात जमानत मिल सकती है। साथ ही साथ पुरुषों से सुरक्षा की बात कहाँ पर होती है, तो ये धारा 294 कहता है कि सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील अगर हरकत करता है, कोई अश्लील गीत अगर बजाता है या गाथा गीत गाता है, शब्द या गाना बोलता है या बोल करके सुनाता है, ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है, तो इसके लिए एक अवधि के लिए सजा का प्रावधान है। इस सजा को 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है और सजा जुर्माना दोनों एक साथ भी हो सकता है। तो इससे संबंधित बातों को आपने समझ लिया। अब यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप और संविधान की बात करें, यहाँ सवाल ये होता है कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है। तो किसी व्यक्ति के बारे में उसके लिंग के आधार पर बनाई गई अगर कोई धारणा है, तो उस धारणा जो समाज में उसकी विशेषताओं या व्यवहारों या जिम्मेदारियों को लिंग के आधार पर परिभाषित करती है, तो उसे स्टीरियोटाइप कहा जाता है। आपने पहले से ही कोई धारणा बना ली कि ऐसा ही है या ऐसी ही है, तो इसको स्टीरियोटाइप में आप सामान्य बोलचाल की भाषा में उसे समझ सकते हैं। तो जो जेंडर स्टीरियोटाइप की बात की जा रही है और संविधान की बात करें, तो इस तरह के जितने भी कृत्य हैं या ये जो शब्दावलियाँ इस्तेमाल होती हैं, कई बार आधी आबादी को अपमानित करने जैसा होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गालियों में अक्सर जो इस्तेमाल किया जाता है या तो किसी की माँ, बहन या जो पत्नी है उसी को टारगेट किया जाता है। तो गालियों में भी समानता नहीं है। आप वहाँ भी कह सकते हैं कि गालियाँ भी असमानता को दर्शाती हैं। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि किसी ने अगर गाली भी दिया हो तो किसी के पिता, भाई या मामा, चाचा, ताऊ इसको उसने टारगेट किया हो। गालियों में भी महिलाओं को टारगेट किया जाता है। तो इससे संबंधित जो बातें हैं, यह बताता है कि इस तरह की जो जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो संविधान के अनुच्छेद 14 अर्थात जो समानता का अधिकार है उसका भी उल्लंघन करता है। संविधान के अनुच्छेद 15 में जो धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेद की बात करता है उसका भी उल्लंघन है। साथ ही साथ हमारे लिए समझना यह भी ज़रूरी है कि न्यायाधीशों के लिए इन शब्दों का महत्व क्या है।
क्या इसके बिना भी काम चल सकता था? तो बिल्कुल चल सकता था। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 129 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय है। अभिलेखी न्यायालय का सीधा-सीधा सा मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता है, वह निर्णय बाकी निचली अदालतों के लिए एक उदाहरण के रूप में रखी जाती हैं, साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। और अगर उससे संबंधित या मिलता-जुलता कोई मामला इन कोर्ट में आता है, तो वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को या उस निर्णय को आधार बना करके और उसमें निर्णय देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर इस तरह की बातें होती रहें और सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो संविधान का संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है वो देश के लिए, और जिन शब्दावलियों को वो इस्तेमाल करता है वो देश और संविधान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उससे न्यायपालिका और न्यायपालिका का समाज या समाज के किसी वर्ग के बारे में जो उसकी सोच है उसको दर्शाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो कोर्ट का निर्णय होता है उसमें ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिससे समाज या किसी जेंडर विशेष के प्रति गलत मैसेज जाए और उसको आधार बना करके फिर से उसका रिपीटिशन किया जाए। तो यहाँ पर न्यायाधीश की भाषा कानून की व्याख्या का आधार है, अर्थात जो न्यायाधीश बोलता है वह कानून के लिए व्याख्या का आधार बन जाता है। जो निर्णय में शब्द दिए गए हैं उस शब्द के आधार पर व्याख्या की जाती है, और समाज के बारे में इससे धारणा भी पता चलती है कि न्यायपालिका समाज के बारे में क्या सोचती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि शब्द वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और अगर भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है तो ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो जेंडर न्यूट्रल हो, या फिर यहाँ पर यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो शब्द ऐसे हों जिससे किसी जेंडर विशेष या किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान न पहुँचे या उसकी गरिमा को चोट न पहुँचाया जाता हो। तो यहाँ पर समाज के बारे में धारणा का भी पता चलता है। शब्द एक साधन है, जैसा कि मैंने बताया कि शब्द भावनाओं को व्यक्त करता है, और जब कोई व्यक्ति आपसे किसी स्थान के बारे में कहता है या शब्दों में बोल करके बताता है तो आपके मन में, आपके ज़हन में उस स्थान के बारे में एक इमेज बन जाती है। वो इमेज बनाने का काम वो शब्द ही कर रहा है। तो अर्थात यहाँ पर शब्द जो अभिव्यक्ति का माध्यम है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक सी बात है इन शब्दों से उस समाज के बारे में दृष्टिकोण का पता चल रहा है, तो शब्द ऐसे हों जो सबको स्वीकार्य हो और किसी एक व्यक्ति विशेष, जेंडर विशेष का, जैसा कि मैंने कहा, अपमान न करते हों। तो शब्द एक साधन है कानून के मूल्यों के संचार का। तो कानून कानून के मूल्यों का संचार होता है और कानून की नज़र में सभी समान हैं। तो ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर यहाँ पर बात किया जाए तो शब्द जो होते हैं कानून निर्माता और न्यायाधीश इनके अंतिम इरादे को बताते हैं और इसको राष्ट्र तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग, और न केवल शब्दावलियों का प्रयोग बल्कि उसे परिवर्तित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हैंडबुक के माध्यम से रिप्लेस किया है और उन सभी उद्देश्यों को पूरा किया है। अब बात ये आती है कि क्या किसी देश में इस तरह के प्रावधान हैं या किसी देश में इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं। तो यहाँ पर कनाडा की बात ली जा सकती है या कनाडा का उदाहरण लिया जा सकता है। कनाडा में जो महिला अदालत है या महिला अदालतों के अलावा जो महिला वकील हैं, साथ ही साथ शिक्षाविद हैं, या जो इस क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनका जो समूह है वो समानता कानून पर विशेष जोर देता है, और साथ ही साथ जो शैडो जजमेंट देता है, अर्थात अपने कार्यों के माध्यम से लिखता है या बताता है, उससे पता चलता है कि इन शब्दावलियों का प्रयोग होना चाहिए और इस दिशा में बढ़ना चाहिए। तो शैडो जजमेंट का वो काम करते हैं। तो उसका उदाहरण दिया जा सकता है। आप अपने आंसर में जब भी आप लिखें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने समझा कि अन्य देशों में भी ऐसा प्रयास किया गया है और उनसे सीख लेते हुए भारत में भी इस प्रयास को आगे बढ़ाया गया है, जो एक आधी आबादी के न्याय के लिए ज़रूरी था, उनके सम्मान के लिए ज़रूरी था। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ढेर सारी शुभकामनाएं।